नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर मनोज पांडे और मेरे साथ आज मेरे डिपार्टमेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से मिस प्रिया बोरा एक नया अध्याय लेकर हम आए हुए हैं, एक चर्चा का विषय लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की। तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा 91.2 हेलो हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, हल्द्वानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अपने संस्थान में। श्रोताओं, आए दिन हम यहाँ पर आपके बीच कुछ समाज के बीच के ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जिससे कि हमारे नवयुवकों को रोजगार के संसाधन मुहैया हो पाएं और वे जान पाएं कि हम किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ाएं और अपने घर के ही आसपास कुछ ऐसे रिसोर्सेज को जनरेट करें जिससे कि हमको अपना घर बिना छोड़े, यानी कि जो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है आज पलायन का, उसको हम नकारते हुए अपने आसपास ही अपने आमदनी के कुछ स्रोत को, कुछ रिसोर्सेज को जनरेट कर पाएं और उसको कर पाएं। मैं आज आपको इस टॉपिक पर ले जाने से पहले, जो कि एक बहुचर्चित शब्द है जिसको हम होम स्टे के नाम से जानते हैं, मुझे लगता है कि सुनने वाले सभी लोग इससे परिचित होंगे। जो नहीं हैं तो मैं उनको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए फिर मैं आज के विषय पर आपको लेकर चलूंगा। साथियों, आप लोग होम स्टे शब्द को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह उत्तराखंड सरकार की एक बहुचर्चित योजना रही है जिसके अंतर्गत आप अपने घर पर ही जिन कमरों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हीं कमरों को जो देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं उनको सेल आउट करके, उनको बेच करके और अपने ही घर का खाना और पीना उनको दे करके कुछ उनसे आप उसके बदले में कुछ पैसा जो एक होटल की तरह से लेते हैं वो ले सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले कुछ 5-7 वर्षों में हमने उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर, जैसे अगर हम उन स्थानों की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा एक धारचूला जो पिथौरागढ़ में है वह स्थान, उसके अलावा मुक्तेश्वर नैनीताल के कुछ आसपास के गांवों में, और इसके अलावा अल्मोड़ा के आसपास के जगहों पर और रामनगर और या फिर गढ़वाल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमने देखा कि लोगों ने इस योजना का कई तरह से लाभ लिया। योजना चूंकि सरकार की थी, इसको सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए बनाया था, लेकिन इसका जो प्रारूप अभी देखने को मिला है उसका रूप इस तरह से बदला कि जो बाहर के, यानी कि उत्तराखंड के बाहर के लोग थे, उन्होंने भी अपने कॉटेजेस को होम स्टे के रूप में कन्वर्ट करके पूर्ण रूप से कमर्शलाइज कर दिया गया। यानी लोग जहां अपने घरों के अंदर लोगों का अवगत कर रहे थे, उसी के दूसरे जगह पर लोगों ने अपने कॉटेजेस को इस तरह से डेवलप किया कि लोग उस तरफ भागने लगे। यानी उन लोगों ने अच्छी सुविधाएं थोड़ा देना शुरू कर दी, कम पैसा भी लेना शुरू कर दिया। अब इसका दूसरा रूप यह था कि वो लोग तो जो ओनर थे वो यहाँ थे नहीं, लोकल्स लोग अपने पास टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि मार्केटिंग के उनके पास कुछ ऐसे संसाधन नहीं थे। तो इसी होम स्टे परियोजना का दूसरा रूप, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म CBT करके भी देश विदेशों में जाना जाता है, इसको हम आपके बीच लाए हुए हैं। इसको समझने जानने के लिए मैं आपके बीच परिचय कराना चाहूँगा हमारी सहयोगी मिस प्रिया बोरा का, जो कि यहाँ पर पर्यटन विभाग में कई वर्षों से कार्यरत हैं और इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है CBT पर। ये हमें पूरी आशा है कि यह जो विषय है आप लोग समझ पाएं तो इसका हम आने वाले वर्षों में उपयोग भी कर पाएं और इसको काफ़ी आगे बढ़ाया जाए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा आपका। मैं थैंक यू सर। हाँ, कृपया आप इस कॉन्सेप्ट को समझाएं सबसे पहले हम लोग। जैसा सर आपने होम स्टे के बारे में आपने बताया, तो ऑल ओवर अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक होम स्टे अगर है, होम स्टे टूरिज्म, रूरल टूरिज्म कोई करवा रहा है, तो जो मेन इसका कॉन्टेक्स्ट है वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, यानी समुदाय आधारित पर्यटन। अगर हम इसको शुरुआत से समझें तो एक कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी वह इंडिविजुअल्स हैं जो एक सेम रीजन में रह रहे हैं, सेम कॉमन इंटरेस्ट के साथ और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनके सेम, ना ही फिजिकल स्पेस उनकी सेम है, जबकि उनकी सोशल स्पेस, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स सारे वो शेयर करते हैं। रही बात कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की, तो ये टूरिज्म
का जो मूल एक डेफिनेशन है ये कहीं भी लिटरेचर में फिक्स नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ इस टूरिज्म को और जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो ये वह टूरिज्म है कि जहाँ पे डायरेक्टली जो पैसा अर्न किया जाता है थ्रू टूरिज्म, वो डायरेक्टली बेनिफिट करता है पूरी कम्युनिटी को। इसका मतलब कि जो कम्युनिटी है दैट शुड बी इन कंट्रोल ऑफ हाउ एनी मॉनेटरी प्रॉफिट्स शुड बी यूज्ड। वो मेन पार्ट है कम्युनिटी, जो डिसीजन मेकिंग की पार्ट है, प्लानिंग की पार्ट है। और अदर देन द फाइनेंशियल वन, इसके और फैक्टर्स क्या हैं जो फायदेमंद हैं कि प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज होता है, प्रोवाइडिंग कल्चरल एनरिचमेंट और प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आज के टाइम पे, जो कि एक इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न है डेवलपमेंट के साथ साथ। और आपका कल्चरल एक्सचेंज जो होता है, ये दोनों चीज़ें कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म बहुत हद तक बढ़ावा देती हैं। आज के टाइम पे भी जैसे आपने बताया इतने सारे प्रोजेक्ट्स होम स्टेज के रन कर रहे हैं उत्तराखंड पे, और आपने ये भी मेंशन किया कि कितने थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं जो बाहर बैठ के ये सारे फायदे उठा रही है और यहाँ पे नाम के होम स्टे चला रही है। तो यही एक दुविधा है, कंडीशन है आज के टाइम पे कि जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कम्युनिटी को कितना मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हार्डली ही कोई प्रोजेक्ट है जो 100% पूरा फायदा एक कम्युनिटी को दे रहा है। कुछ ना कुछ फायदा एक थर्ड पार्टी हमेशा लेके चले जा रही है। अभी जो एक हम सस्टेनेबल टूरिज्म की भी बात करते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म की एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर देते हैं आप। ग्रीन टूरिज्म आ जाता है, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, एक पार्ट होता है कम्युनिटी टूरिज्म का भी जो इसके अंदर ढका हुआ है। इसमें ऐसी एक्टिविटीज हैं जो टूरिस्ट को सीधे इंटरेक्ट करवाती है लोकल से, उनको एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस फील करवाती है। जबकि ऑफन क्या होता है कि टूरिज्म को प्लान करते टाइम या फिर डेवलपिंग नेशंस में खासकर जब ये प्लानिंग होती है टूरिज्म को लेके, तो लोकल्स को इग्नोर कर दिया जाता है या उनकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं और डेवलपमेंट चलते रहता है, वो अनहर्ड रहते हैं। लेकिन जो ये सीबीटी का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे आइडिया के साथ आता है जहाँ जो कम्युनिटी को एम्पावरमेंट देता है, जो ऐसा डायनेमिक क्रिएट करता है कि ऐसे डायनेमिक डिसीजंस लिए जाएं जो कम्युनिटी और लोकल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। और जहां तक देखा जाता है कि लैक ऑफ सस्टेनेबल प्लानिंग इन टूरिज्म वेंचर्स कैन क्रिएट एडवर्स इफेक्ट इन लोकल कम्युनिटीज, जो कि बहुत हद तक सच है। और यही कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म सीबीटी कहीं हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने का एक प्रयास है और उसके हद तक टूरिज्म की डेवलपमेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छा प्लानिंग है कि हाँ, कैसे टूरिज्म को, कैसे लोकल्स को, कैसे एनवायरनमेंट को साथ में लेके चला जा सकता है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो मैंने प्रीवियस एक डेफिनेशन दी, एक डेफिनेशन और मैं निकाल के लाई थी कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म और अच्छे से कैसे डिफाइन किया गया है कि इट इज डिफाइंड एज टूरिज्म मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। और बहुत सारे एक्सटर्नल एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एडिंग एजेंसीज हैं जो कि आज के टाइम पे इस चीज़ को चला रही हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपको ये नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा और साउथ में दिखेगा, जो आपको पूरा ये विजनरी के साथ दिखेगा कि हाँ, कम्युनिटी में समवट वी आर इन्वेस्टिंग एज अ टूरिस्ट। और मैं आपसे सर यही और जानना चाहती हूँ कि इस जो पूरे कम्युनिटी टूरिज्म की एक परिभाषा है, ये आप कैसे समझते हैं, और इसमें मैं जो चीजें ऐड नहीं कर पाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें ऐड कर दीजिए कुछ चीजें। प्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया हमारे साथियों को, और जहाँ तक मुझे समझ में आया है और हमारे श्रोता समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो एक प्रकार से ऐसा इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी है। यानी कि इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेता हूँ, तो मैंने देखा है कि मैं यदि उत्तराखंड में रहता हूँ और मैं घूमने कभी राजस्थान चला गया, तो वहां पर क्या देखता हूं कि जब लौट कर आते हैं लोग वहां से, तो उनके फोटोग्राफ्स में राजस्थान के अटायर पहने हुए लोग दिखते हैं। मैं अगर जाता हूं तो मैं राजस्थान के वहां के कुछ वाद्य यंत्रों का आनंद ले रहा होता हूं, वहां के कपड़े पहन रहा होता हूं, ऊंट में बैठा हुआ पाया जाता हूं। मतलब कि वहां की जो संस्कृति है उसको जीना चाहता हूं। मुझे यह समझ में आया कि जिस स्थान पर लोग जा आ रहे हैं उस स्थान को महसूस करना, वहां के लोगों की दिनचर्या को समझना, उनके करीब रहना, उनकी जीवन शैली को पहचानना। इसका एक और उदाहरण लेके चल रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति फार्मिंग करता है तो वह
टूरिस्ट जो दूसरे स्थान में उसके आसपास या उसके बच्चों ने फार्मिंग को नहीं देखा है कभी, तो इस कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में जुड़कर देखिए, कई लोगों को, बच्चों को यह भी पता नहीं होता है कि पोटैटो पेड़ के ऊपर होता है कि नीचे, क्योंकि उन्होंने जमीनी रूप से इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा। यह हो भी सकता है, यह सत्य हो भी सकता है जो मैं कह रहा हूं। तो यदि कोई व्यक्ति इन चीजों को करीब से देखने आए तो उसके लिए तो एडवेंचर है, उसको जीना, समुदाय के साथ जुड़ करके उनके रहन सहन को पहचानना ही कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म में समझ पाया हूँ। और इसके अलावा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लोगों का रहन सहन भिन्न है, और यह आवश्यक है कि हम लोग, चूंकि ग्लोबल अब सब दुनिया एक हो चुकी है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको इतिहास को भी समझाएं और यह बताएं कि ये किन किन जगह के लोग, उत्तराखंड को अगर मैं टारगेट करता हूं तो कहाँ के लोगों का हम स्वागत करें, कहाँ के लोगों के द्वारा इसको प्रमोट किया जा सकता है, या फिर कौन लोग इसको प्रिफर करेंगे, ये कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को किस प्रकार की एज ग्रुप या ज्योग्राफिकली किस प्रकार के लोग इसको अट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर भी आप लाइट करें मैटर को। जैसे आपने बोला कि कहाँ कहाँ के लोगों का हम स्वागत करें, तो सर इसका कोई प्रिसाइज आंसर मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, बिकॉज आज के टाइम पे जो ट्रैवलिंग और टूरिज्म है, इसको बहुत ज़्यादा लोग कॉमर्शियली प्रैक्टिस करते हैं। इसको समझने की बहुत कम लोग कोशिश करते हैं कि मेन उनका क्या एम रहता है, पैसा खर्च किया, घूम के आए और वापस आ गए। बट जो एक इम्पैक्ट है उनका उस जगह का, उन पे क्या पड़ा या उन्होंने उस जगह पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा, ये बहुत हद तक आज के टाइम पे कम, जिसको हम एक तरह से सॉन्टरिंग, एक्सप्लोरिंग, ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। रही बात हिस्ट्री की, तो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म ये टर्म जब आया था तो इससे कई साल पहले से ये चीज़ें प्रैक्टिस करी जा रही हैं। जैसा आपको भी याद होगा कि पहले जब होटल्स थे तो इन्स आए थे, इन्स थे, तो पहले जो ट्रैवलर्स जाते थे तो उनको रखा जाता था, वो साथ में रहते थे सारे ट्रैवलर्स, विदाउट कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता था। जो सामान लाते थे आपस में बांटते थे, उनके घोड़ों के लिए एक जगह होती थी और वो एक रात गुजार के फिर आगे को चल दिया करते थे। लेकिन जो ये टेक्स्ट बुक में प्रिसाइजली लिखा गया है कि जो सीपीटी है, दैट हैज कम विद अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द टर्म दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1960s एंड 1970s, जब when the United States Agency for International Development USAID, World Bank and the United Nations UN and other aid agencies started to commence the small scale community development projects. उन्होंने जब ये छोटे छोटे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने लगे धीरे धीरे, तो उसमें जो लोकल्स का पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे हद तक बढ़ने लगा, और तब जाके 1990 तक का एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके एक आइडिया थ्रू आउट आउटकास्ट हुआ। उसके बाद they believed that community members could more highly appreciate and better manage the environment by controlling their surrounding and natural resources on their own बाय कंजर्वेशन, जो कि बहुत हद तक सच है कि जिस एरिया में वो लोकल रह रहा है उनसे ज्यादा कोई और उस जगह को नहीं समझ सकता। उन्हें पता है कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने हैं, कैसे उनको प्रिजर्व करना है, कैसे उनको प्रॉपर एक्चुअल में एलोकेट करना है। बाहर के एजेंसी सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट्स वहां पे बिल्डअप कर देंगे, लेकिन जो मेन पार्टिसिपेशन रहता है वो कम्युनिटीज का रहता है। उसके बाद 1980s में कुछ ऐसा हुआ कि कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया उन एड एजेंसीज के द्वारा। उसके बाद फर्स्टली क्या हुआ कि टूरिज्म केवल उन लोगों के लिए नहीं है, या टूरिज्म एक इंडस्ट्री ही नहीं है, बट इसमें जो और चीजें इंक्लूडेड हैं, वहाँ का डेस्टिनेशन के लोग, डेस्टिनेशन की इकोलॉजी, डेस्टिनेशन का एनवायरनमेंट, इन सब से वो इंडस्ट्री बनती है। और जो भी टूरिस्ट उस एरिया को विजिट करता है तो वो क्या देख पा रहा है, उस चीज से भी टूरिज्म इंडस्ट्री बनती है। Secondly, it is the community that is affected by tourism development with both positive and negative effects. जब community based tourism का धीरे धीरे जब ये आने लगा और प्रोजेक्ट्स बनने लगे, तो यही समझ में आया थ्योरिस्ट को भी कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें ही ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं, वेदर वो पॉजिटिवली हो रही है, नेगेटिवली हो रही है। और जब आगे जाके बहुत ज्यादा यहाँ से ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके और जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उनको मैक्सिमाइज किया जा सके। और
अपार्ट फ्रॉम मास टूरिज्म, जैसे हमने पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमने पढ़ी है, तो पहले मास टूरिज्म प्रैक्टिस हुआ करता था, फिर उसका एक काउंटर पार्ट निकाला गया जो कि था ऑल्टरनेटिव टूरिज्म। तो उसका जो मेन पर्पस था वॉज टू ब्रिंग चेंजेस टू द कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी एंड इकोनॉमीज। जो ऑल्टरनेटिव टूरिज्म का एक मेन पर्पस था वो था कि कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को थोड़ा उसके जो नीड्स हैं वो उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन थ्रू टूरिज्म हाउएवर मेनी न्यू टाइप्स ऑफ टूरिज्म वो ब्रांडेड, मतलब नए टूरिज्म इसी प्रकार से नए ब्रांडेड टूरिज्म निकले। इको टूरिज्म निकला, रूरल टूरिज्म निकला, सस्टेनेबल टूरिज्म निकला, कल्चरल टूरिज्म निकला, और वैसे ही सीबीटी टूरिज्म भी निकल के आया और वो एक मेन स्ट्रीम पार्ट रहा इस चीज का। और बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सीबीटी को देखा जा सकता है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जैसे मैंने बताया लिटरेचर में। और इसी कारण जो आज के टाइम पे हम देखते हैं रूरल टूरिज्म में मड हाउसेस बना रहे हैं लोग, अपने होम स्टेज दे रहे हैं, और कहीं हद तक हम देखते हैं कि उसके प्राइसेस इतने हाई होते हैं, 5,000 पर नाइट, या 5,000 तो मैं फिर भी कम बोल रही हूँ सर, 20,000 पर नाइट, 25,000 पर नाइट, और उसको डेफिनेटली कोई फॉरेनर या फिर बाहर का जो एमएनसी वाला आदमी है वो ही अफोर्ड कर सकता है। तो उसके थ्रू हम लोकल्स को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यही मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी कर रहा हूँ, और मेरे जो बड़ी उत्सुकता हो रही है जानने की, ये दो विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि ये जो सीबीटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारी कम्युनिटी को किस प्रकार से डायरेक्टली बेनिफिट करेगा और ट्रेवलर्स को भी किस प्रकार से बेनिफिट करेगा। दोनों पार्टीज के बारे में मेरे विचार आ रहा है। टूरिस्ट क्यों आए और सीबीटी को लोकल क्यों करे, मतलब कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को क्यों प्रमोट करें। अगर हम ये देखें कि ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, तो उसके भी सर बहुत ज्यादा अपने में बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कम्युनिटीज के लिए क्या फायदा है कि एक सेल्फ सस्टेन्ड और लोकली मैनेज्ड इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि इसमें सीबीडी क्या इंश्योर करता है कि जो लोकल है वो अपने डिसीजंस खुद बनाए, और वो जो फंड क्रिएट होता है टूरिज्म एक्टिविटीज से, तो वो सारा फंड कम्युनिटी के ओन गुड के लिए यूज हो। बहुत अच्छा। पहला चीज ये। दूसरा, इट टेक्स अस बैक टू बेसिक्स। जैसे लोकल नॉलेज फॉर प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का हम सुनते हैं, तो मतलब लोकल्स को पता है कि कैसे उन्हें अपना लैंड और रिसोर्सेज मेंटेन करना है, क्योंकि वहां पर वो रहते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, लोकल होल्ड्स नॉलेज बियॉन्ड व्हाट टूरिज्म प्रोफेशनल्स कैन प्रोवाइड। सिर्फ हम बुक्स लिख सकते हैं जो टूरिज्म प्रोफेशनल्स हैं, या इंडस्ट्री में बाहरी हैंड से, थर्ड हैंड से काम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल उस रीजन पे रह रहा है, उस डेस्टिनेशन पे रह रहा है, वही समझता है उसकी इकोलॉजी, उसकी फंक्शनिंग और एवरीथिंग। दे नो व्हाट इज एप्रोप्रिएट और नॉट फॉर देयर एनवायरमेंट। तीसरा, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो देखा जाता है, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है और उनकी वॉइसेस हर्ट करी जाती हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड कम्युनिटीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, एज कम्युनिटीज डिसीजंस हैव मोर कंसिडरेबल इम्पैक्ट्स देन दैट ऑफ इंडिविजुअल्स। वही अपना कल्चर प्रिजर्व कर पाएंगे, वही आगे जाके पास ऑन हो पाएगा, वही आगे जाके जनरेशंस देख पाएंगी। बाकी एक लास्ट पॉइंट है कि इंक्रीजिंग वैल्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ लोकल कल्चर। जो उनका लोकल कल्चर है, मतलब रहन सहन, लाइफस्टाइल, खाना और हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीजें, तो वो उन्हीं के द्वारा ही देखी जा सकती है और डायरेक्टली इंटरेक्ट करी जा सकती है। दूसरा जो आपने पूछा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी टूरिज्म टू ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स को क्या इसमें फायदे हैं, तो उनके लिए ये फायदा है कि उनको एक ऑथेंटिक कल्चर, जो एकदम बेसिक कल्चर स्क्रैच से देखने को मिलता है जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, रादर देन कॉमर्शियली पार्टिसिपेटिंग, कि अगर वो किसी बड़े से होटल में जा रहे हैं, एक कमरे में बंद हो गए हैं, थोड़ा घूम के आ गए हैं, साइट सीइंग करके आए हैं, फिर उस कमरे में बंद हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी टूरिज्म में आप अगर किसी होम स्टे में रह रहे हो, या फिर आप कहीं भी लोकल किसी के घर में रह रहे हो, तो वहां पार्टिसिपेट करोगे, फिशिंग करोगे, कॉफी के बागान देखोगे अगर वहां पे है, या फिर खेती देखोगे, या उसमें पार्टिसिपेट करोगे, एंगलिंग करोगे, तो ये एक ऑथेंटिक कल्चर वो फोकस करते हैं, बातचीत करते हो। ऑब्वियसली यूनिक लोकेशंस पे ये चीजें होती हैं, जहां मास नहीं जाएगा वहीं पे कम्युनिटी बेस्ड टूरिस्ट वहां जाना प्रेफर करेगा, जहां पे उसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। और एथिकल अवेयरनेस होती है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग की एक उनको ज्ञात होता है। ट्रैवलर्स ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो लोकल्स की हेल्प करें। टूरिस्ट को दिखता है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे वो कम्युनिटी उस पैसे को इस्तेमाल कर रही है अपनी लिविंग के लिए। बाकी एक चौथा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाँ, लोकल्स का एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है एक टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए, बिकॉज लोकल्स एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ व्हाई पीपल शुड विजिट दैट डेस्टिनेशन अगेन।
क्योंकि अगर आपको जहाँ वार्म वेलकम नहीं मिलेगा वहां पे आप नहीं प्रेफर करोगे दोबारा जाना। तो यही इतने सारे फायदे हैं। बाकी अगर आगे देखा जाए तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी काफी हैं, क्योंकि हमने बहुत पॉजिटिव बातें कर ली है। नहीं, ठीक है, आपने अच्छा बताया। मैं आपको एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ आपकी बात में। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ जाता है। फिर आपने यह भी बताया कि जो लोग बहुत सारा पैसा बड़े बड़े लग्जरियस होटल में रहने में जो स्पेंड करते हैं, बजाय उसके वो स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में। तो तब मुझे एक टर्म समझ में आया कि इसीलिए लोग होम स्टेज या फिर जो कि होटल महंगे नहीं होते उन पर एक चीज समझ में आती है, वो है कि लॉन्ग स्टे। जहां उनको एक लग्जरी होटल 10-15 हजार का मिलता है, होम स्टे की कीमत 2-2.5-3 हजार रुपये मिलता है। तो वे अपनी फैमिली के साथ पूरा एक हफ्ता 15 दिन तक का पैकेज बना के चलते हैं। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। मैंने रिसेंटली एक चीज जो खुद ऑब्जर्व की, उत्तराखंड के ही नैनीताल जिले में एक होम स्टे ही लेके चलते हैं उसको, लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी ये थी कि दे विल लेट पीपल इन्वॉल्व इन लोकल एक्टिविटीज। यही जो आज का अध्याय है, इस पर बिल्कुल एग्जाम्पल भी सुटेबल है। हुआ ये कि लोग अपनी फैमिलीज को लेकर आए, यानी अपने बच्चों के साथ यहाँ आए। उन्होंने 3-4-5-6 दिन जो भी था स्पेंड किया, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक ये किया, जिस होम स्टे में वो रुके हुए थे वहाँ के उसी होम स्टे के अंदर, जैसे चूल्हा हमारे घर का होता है, अपने बच्चों के द्वारा एक टब में मिट्टी में पानी डाल करके, जैसे हम गेरुआ बनाते हैं, वो गेरुआ मिट्टी का ही बिना रंग का उसको बनाया और ब्रश पकड़ा दिया बच्चों को। कहा कि जो चूल्हा है इसको आपने पेंट जिस प्रकार से करते हैं वो करना है, जिसके हमारे यहाँ लिपाई बोलते हैं। अच्छा, दूसरे दिन वही कोई दीवार है, उस पर वो लोग मिट्टी की पुताई कर रहे हैं। एक्चुअली है तो मिट्टी की पुताई पहले से ही, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, जो गंदा हो गई वो हट जाएगी इसलिए। अब क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट निकल कर आया, मैं ये समझ पाया हूं कि पूरे इवेंट में जब से लोग अपने घर से दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव इधर से निकल कर आए मेट्रो सिटीज से, जब वो यहाँ पर आए होंगे, ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में सबसे बड़ा जो उनके लिए लर्निंग पॉइंट उन बच्चों के लिए रहा होगा, ये रहा होगा मिट्टी के साथ खेलना, या फिर मिट्टी के साथ कुछ एक्टिविटीज करना, कुछ क्ले से कुछ बना देना। ये उन्होंने अपना रखा हुआ है। और मैं चाह रहा हूं इस बात को आपके बीच रख करके कि यह उदाहरण जहां भी आप लोग इसको शुरू करते हैं तो इस प्रकार की चीजों को रखें। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, बस मिट्टी है अपने आसपास, उसी से कुछ क्लेस को डिजाइन बनाएं, फोटोग्राफी करें, उसकी आगे बढ़ें। तो मैंने आपके मैम की बात को ऐड ऑन किया था कि लोग 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि हफ्ते 10 दिन के लिए वहां पर आते हैं, तो दीज एक्टिविटीज कैन बी अ पार्ट। अदरवाइज एक और चीज जोड़ देता हूं, जहां पर रह रहे हैं वहीं पर आसपास में एक क्यारी बना देंगे, उसमें कुछ बो देंगे। जो वहां का लोकल है बाद में फोटो खींच के उनको भेजेगा, देखो आपकी बोई हुई क्यारी में आज इतने बड़े धनिया या ये वो चीज हो गई है, हरी सब्जी सब हो गई है। तो एक अलग ही प्रकार की एक स्टोरी चल रही है। दीज आर इन डिफरेंट फेजेस। सो इस प्रकार का जो चीजें हैं, हम लोग इसको बनाएं तो डेफिनेटली एक अच्छा साधन हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि लोग भी चाह रहे हैं, जो मेट्रो सिटीज के लोग हैं वे यहाँ पर अपनी लग्जरी लाइफ, उनके पास एनफ, दे हैव एनफ मनी टू स्पेंड इन लग्जरियस होटल्स, बट दे डू नॉट हैव टाइम टू स्टे पीसफुली समवेयर। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने नेगेटिव की बात की, मैं अपने श्रोताओं के बीच यह भी जरूरी आखिर में डालना चाहूंगा, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं? यदि हैं तो वे क्या हैं, थोड़ा सा आप समझाएं। इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो कि वही बात करी गई थी 1990s में कि कैसे इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके, जो भी प्रोफेशनल्स ये टूरिज्म एक्टिविटी को प्रैक्टिस करें। हमारा ये ही मोटिव है कि टूरिस्ट का भी प्रॉपर डिविजन्स होता है, कैसे कैसे टूरिस्ट होते हैं, और जैसे एलोसेंट्रिक है, साइकोसेंट्रिक है, मिड सेंट्रिक है। तो ये सारे टूरिस्ट का प्रेफरेंसेस होती हैं कि कौन सा टूरिस्ट कहाँ जाना चाहता है, कैसे वो कैसा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स की जो बात करी गई थी वो है कि इकोनॉमिक लीकेज और इन्फ्लेशन का काफ़ी डर रहता है कि अगर फॉरेन करेंसीज अर्न करना है कोई डेवलपिंग कंट्री को और उसे कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ किया तो रेवेन्यू लीकेज हो सकता है। ये चीज़ होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके वहाँ फॉरेन गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रही है, तो यही एक जो मेंशन किया गया है क्वेश्चन की इकोनॉमिक लीकेज और इन्फ्लेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। बाकी जो दूसरा नेगेटिव इफेक्ट होता है, जैसे आप नैनीताल में भी देखते होंगे, काफ़ी क्राउड बढ़ते जा रहा है और लोकल्स का काफ़ी हद तक जो डिपेंडेंस हो जाता है वो टूरिज्म पे ही हो जाता है। मतलब वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो जाती है कम्युनिटीज, जबकि उनका एक ही सोर्स होता है अर्न करने का,
और बाकी जब ऑफ सीजन होता है तो उन्हें फिर बहुत दिक्कत आती है। तीसरा एक बहुत खतरनाक जो नेगेटिव इफेक्ट वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ये आप देख रहे होंगे यहाँ भी कितना कमर्शलाइज कर दिया गया है अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मास टूरिज्म के साथ लोकल पीपल और कल्चर मार्केटिंग के एसेट्स बनकर रह जाते हैं टूरिज्म के लिए। वो सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाते हैं कि उनको दिखा दिया एक बड़ी सी होर्डिंग्स में और फिर वो लोग वहां आए, बट वहां उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं और उनको और महंगे चीजों में सोवेनियर्स बेचे गए। यानी इंस्टेड ऑफ प्रिजर्वेशन द लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दे आर कॉमोडिफाइड एंड यूज्ड एज टूल्स टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। तो ये प्रैक्टिस काफी है। बाकी चौथा जो एक है वो कल्चरल डिटोरिएशन है, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन लोकल्स एंड विजिटर्स। कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज तो हम कहते हैं कि इंटरेक्शन करवाते हैं दोनों का, बट बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन कभी कभी कल्चरल इश्यूज भी पैदा हो जाते हैं समटाइम्स। और काफी जो रैपिड चेंजेस जो एकदम टूरिस्ट या टूरिज्म के बढ़ जाने से हो रहे हैं वो एक कम्युनिटी के हार्मनी को डिसरप्ट करता है। उनको लोकल रिसोर्सेज नहीं मिल पाते इतना इजीली बिकॉज वो सब कुछ टूरिस्ट को सप्लाई हो जाता है। तो ये काफी हार्मफुल है। इन्वायरमेंटल डैमेज एक लास्ट इसका पार्ट है जो कि है कि इकोलॉजी का डिस्ट्रप्शन होना, क्योंकि जितने बड़े बड़े आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे, पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे, तो काफी इकोलॉजी में डिस्ट्रप्शंस होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में डिस्ट्रप्शंस होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सटेंट होना है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इस चीज के। थैंक यू सो मच मैम। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि निगेटिव इफेक्ट तो आपने कहे, लेकिन यदि जब कम्युनिटी बेस की बात चल रही है तो आने वाला जो टूरिस्ट होगा वो उसका सेगमेंट ही अलग होता है। वे इन सारे नकारात्मक प्रभावों से खुद भी दूर रहता है और कम्युनिटी भी इससे अनअफेक्टेड रहती है, हमने ये देखा है। क्योंकि जिस आदमी की चॉइस ही यदि गांव में जाने की या फिर इस चीज़ को करीब से देखने की है सोसाइटीज़ को, तो वह इन नकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास भी नहीं करेगा और हो सकेगा तो वहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य बना करके ही अपना समय स्पेंड करना चाहेगा। और हम आगे इसमें एक आशा यह करते हैं कि गवर्नमेंट भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी आने वाले वर्षों में, और हम ही लोगों के बीच में से कुछ लोग इस पर आगे और डीप स्टडी कर करके इसको शुरुआत भी अपने आसपास कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना छोड़ गया था। मैं यह भी कोई यदि हम ही में से कोई थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का हो और थोड़ा लंबा विजन रखे तो अपने आसपास घरों का डिजाइन अभी से इस प्रकार का बनाए कि लोग को आने के लिए स्वागत करना शुरू करें। घर का एक दो कमरा उनको अच्छा रिफर्बिश कर लें, थोड़ा पेंट करके फ्री रखें और थोड़ा सा गांव पड़ोस मार्केट एरिया में बताएं कि भाई अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो हमारे वहाँ आ सकते हैं। अपने आसपास क्यारी बाड़ी साफ सुथरी रखें, प्लास्टिक पन्नी को डस्टबिन में डालने का शुरू करें। घर के पास में एक पुराना कनिस्तर का या कोई प्लास्टिक का डब्बा है, बाल्टी रख दें, डस्टबिन की तरह यूज़ किया जा सके। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आने वाले समय में हमारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होंगी और आने वाला टूरिस्ट इन चीज़ों को काफ़ी पसंद करता है। ज़्यादा आपके और टूरिस्ट के जो ट्रेवलर्स हैं उनके आपसी सहयोग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें सफल होती हैं। सर मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वो ऐसा ही आएगा, लेकिन सर एक और चीज यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं कि जो इंटरनेट है, काफी वेबसाइट्स हैं, तो वहां से इतनी रीच हो चुकी है कि टूरिस्ट वो फील तो करना चाहता है लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाता है। तो ये जो ब्रॉड चीजें हैं इनको काफी नैरो डाउन होने की जरूरत है, क्योंकि टूरिस्ट का क्लासिफिकेशन या जो लेजर टूरिस्ट है वो लेजर के लिए जाएगा, जो इसको फील करना चाहता है वो यहाँ आएगा, और काफी हद तक उसको बहुत डीप समझने की जरूरत है कि हाँ लोकल का पार्टिसिपेशन या लोकल कम्युनिटीज के लिए सोचना कई हद तक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी उनको भी एक मजा आएगा उस टूरिज्म को प्रैक्टिस करने में और लोकल्स को भी मजा आएगा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी श्रोताओं हम इसी प्रकार के हमारे समाज से जुड़े हुए कुछ विषयों को लेकर आपके सामने आएंगे, और आपके कुछ सुझाव रहते हैं तो ये जो लिंक हमारा आता है उसमें आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।